हाय फ्रेंड्स, आप सभी का सुनील एग्जाम हंड्रेड चैनल में स्वागत है। क्लास 10th चैप्टर 11th मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार चैप्टर्स के मोस्ट क्वेश्चंस लेके आए हैं और इस चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस में जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में बताने वाले हैं और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा तो आपको समझ आ पाएगा कि इस चैप्टर से मोस्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और कौन से क्वेश्चंस हमको पढ़ना अनिवार्य है और कौन से चैप्टर इस क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। कार्निया किसे कहते हैं? मानव नेत्र का व्यास कितना होता है? आपको बताना है कार्निया किसे कहते हैं। कार्निया झिल्ली की सतह से प्रकाश का प्रतिबिंब, जो झिल्ली होती है आपकी आंखों की झिल्ली, प्रकाश का प्रतिबिंब एक पतली झिल्ली से होकर इस टाइप से आपका आंख होता है, ठीक है। एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती, एक पतली झिल्ली से होकर इस नेत्र के अंदर क्या होती है, प्रवेश करती है। तो इस झिल्ली को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। जब ये प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करती है तो उसे बोला जाता है कार्निया या स्वच्छ मंडल। नेत्र का व्यास समान रूप से 2.3, जो नेत्र का व्यास होता है वह 2.3 होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब बताते हैं मनुष्य की जो कैपेसिटी होती है, सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए 25 सेंटीमीटर, दृष्टि देखने की कैपेसिटी 25 सेंटीमीटर होती है। अब आता है इसके बाद नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण फोकस दूरी, कौन सी दूरी, फोकस दूरी को संयोजित करके निकट और दूर की वस्तु को फोकसित कर देता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। नेत्र लेंस की वह क्षमता, जो नेत्र होता है इसकी वह कैपेसिटी, वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को संयोजित करके निकट और दूर की वस्तु को फोकसित कर देता है। मतलब यहाँ पे वस्तु रखी हुई है और दूर की वस्तु, निकट की वस्तु, उस दोनों को फोकसित कर देता है, देखने के योग्य बना देता है, तो उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दृष्टि दोष के प्रकार तथा उनके संयोजन प्रक्रिया को समझाइए। दृष्टि दोष के प्रकार तथा उनके संयोजन प्रक्रिया को समझाइए। दृष्टि 3 प्रकार की होती है, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि और जरा दृष्टि। ये 3 टाइप्स होते हैं दृष्टि के, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि और दूर को ही बोला जाता है दीर्घ और जरा दृष्टि। अब पढ़ते हैं निकट दृष्टि क्या होता है और इसका निवारण कैसे होगा। निकट दृष्टि वह न्यूनतम बिंदु जिस पर रखी किसी वस्तु को नेत्र सुस्पष्ट देख लेता है। कोई वस्तु यहाँ पे रखा है, सपोज दैट किताब ही रखी है और यहाँ से नेत्र है, इसको सुस्पष्ट देख सके, मतलब इसको क्लियरिटी के साथ इस चीज़ को देख सके और उसकी वस्तु को पढ़ सके और समझ सके, उसे बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। सुस्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता, मतलब दूर की वस्तु को वो स्पष्ट नहीं देख सकता, निकट की वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस नेत्र को निकट दृष्टि दोष कहते हैं और इसका निवारण कैसे होता है। इसका निवारण उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का प्रयोग करने से। अगर इस प्रकार का किसी के अंदर गुण पाया गया है तो उसको दूर करने के लिए उसको अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। किसका? अवतल लेंस का। अब आता है दीर्घ दृष्टि दोष, मतलब दूर दृष्टि दोष। दूर की वस्तु को दिखाई दे और पास की वस्तु को दिखाई न दे, उसे बोला जाता है दीर्घ दृष्टि दोष। जब कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्ट देख पाता है परंतु पास की वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता, उसे दीर्घ
दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स है। इसका निवारण उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का प्रयोग से होता है। इसका निवारण उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस के प्रयोग से होता है। अब आता है इसके बाद जरा दृष्टि दोष। वृद्ध अवस्था के कारण जब मनुष्य न तो दूरस्थ वस्तु को सुस्पष्ट देख पाता है और न तो निकटतम वस्तु को सुस्पष्ट देख पाता है, तब ये दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष कहलाता है। न तो वस्तु को पास को देख पाना, न तो वस्तु को दूर की वस्तु को देख पाना, उसे बोला जाता है जरा दृष्टि दोष। अब इसका निर्माण कैसे होता है? द्विफोक्सी लेंस मतलब अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लेंसों को मिक्स करके जब बनाया जाएगा तो उससे दूर किया जा सकता है जरा दृष्टि दोष को। मतलब उपयुक्त द्विफोक्सी लेंस का उपयोग द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। अब आता है मोतियाबिंब किसे कहते हैं? नोट करते रहिएगा, आप लोग सारा नोट कर लीजिएगा। मोतियाबिंब किसे कहते हैं? जब नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया, जब नेत्र का जो नेत्र होता है आपका क्या होता है? नेत्र जो होता है कहीं पे दुधिया हो जाना, सफ़ेद सफ़ेद बिंदी आ जाना, सफ़ेद सफ़ेद जो बिंदियाँ आ जाती हैं उससे बोला जाता है मोतियाबिंब। जब नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा दुधला हो जाता है, इस स्थिति को मोतियाबिंब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म का चित्र सहित समझाइए। प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म का चित्र सहित समझाइए। क्वेश्चन है और आंसर है प्रिज्म। ये आपका बना हुआ प्रिज्म है। क्या बना है? प्रिज्म। जब किसी प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच जो प्रिज्म कोण बनता है उसे तीनों पार्श्व दृश्य हो जब किसी प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म तीन पार्श्व दृश्य होते हैं, मतलब ये साइड, दो ठो साइड भी होते हैं और एक फ्रंट व्यू होता है प्रिज्म का, और टॉप व्यू नहीं होता है। इसका टॉप व्यू आपको ऐसे ही दिखाई देगा, इस टाइप से पूरा ये टॉप दिखाई देगा आपको। ये आपका बना हुआ है प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाइए तथा समझाइए। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाइए तथा समझाइए। ये है आपका चित्र भी है और इसमें कलर भी लिखा हुआ है सारा चीज। जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरती है, किससे? प्रिज्म से गुजरती है तो वर्णक्रम प्राप्त होता है। चित्र अनुसार सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म पर डालते हैं तथा प्राप्त वर्णक्रम को पर्दे पर लेते हैं तो हम देखते हैं कि वर्णक्रम 7 रंगों में विभक्त होता है। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म के सतह पे पड़ता है तो वो कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? 7 रंगों में। बेजानी हैप्पी नाला, ये आपका प्रिज्म बना है, ये श्वेत प्रकाश का ये है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। इसके देख लीजिएगा वर्णक्रम। बेजानी हैप्पी नाला शॉर्ट ट्रिक है इसका याद करने का, 7 रंग को याद करने का। बी से बैगनी, जा से जामुनी, न से नीला, ह से हरा और पी से पीला और ना से नारंगी और ला से लाल। ये 7 रंगों को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन वायु में उपस्थित धुआं एवं धूल के कण, वायु में उपस्थित धुआं एवं धूल के कणों के कारण प्रकाश के विभिन्न रंग, प्रकाश का जो रंग होता है विभिन्न रंग वायुमंडल में बिखर जाते हैं। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। बिखर जाते हैं, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण वह प्रकाशिकी घटना जिसके फलस्वरूप प्रकाश की विभिन्न अवयवी रंगों के लिए विभिन्न विचलन कोण, विभिन्न
विचलन कोण होने के कारण श्वेत प्रकाश विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। फिर से समझा देते हैं, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण वह प्रकाशिकीय घटना है जिसके फलस्वरूप प्रकाश के विभिन्न अवयवी रंगों के लिए विभिन्न विचलन कोण होने के कारण श्वेत प्रकाश विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। मतलब जो प्रकाश की किरण होती है वो विभिन्न रंगों में वर्ण उसका विभक्त हो जाता है, जो कण होते हैं वो विभक्त हो जाते हैं, उसी प्रोसेस को बोला जाता है वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? जो आकाश होता है वह स्वच्छ नीला क्यों दिखाई देता है? वायु में उपस्थित वायु के कण एवं अन्य कण बैंगनी एवं नीले प्रकाश का तीव्रता से प्रकीर्णन कर देता है। प्रकीर्णित नीला प्रकाश जब हमारे नेत्र में पड़ता है तो वह आकाश की ओर से आता प्रतीत होता है, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब जो प्रकीर्णन होता है उसी के कारण वो नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णित प्रकाश नीला प्रकाश जब हमारे नेत्र पर पड़ता है तो वह आकाश की ओर से आता प्रतीत होता है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यह, हमें वर्षा के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देते हैं? वर्षा होने के बाद ही हमें इंद्रधनुष क्यों दिखाई देते हैं? मतलब पानी गिरने के बाद ही इंद्रधनुष का दिखाई देना क्या कारण है? वर्षा के समय जो जल की बूंदें हैं वह एक प्रिज्म का कार्य करती हैं। प्रिज्म का कार्य करती हैं जिससे वे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कर सके, वर्णक्रम प्रदान करती हैं जो करके वर्णक्रम प्रदान करती हैं। मतलब विभिन्न रंगों में बदलने का कार्य करती हैं, जो इंद्रधनुष होता है। जो क्या होता है? इंद्रधनुष होता है, इसलिए वर्षा के बाद ही हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। वर्षा के समय जो जल की बूंदें हैं वह एक प्रिज्म का कार्य करती हैं। वर्षा की बूंदें जो होती हैं वो प्रिज्म का कार्य करती हैं, जिसे पृष्ठ तनाव भी बोला जाता है। जो बूंद होती है गोलाकार क्यों होती है? वो पृष्ठ तनाव के कारण बोला जाता है, जिससे वे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करके वर्णक्रम प्रदान करती हैं, जिसे जो धनुषाकार होता है, इसलिए वर्षा के बाद हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। इस टाइप से 9 चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट हो गए। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। आप इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। इसके बगल में बेल आइकन का बटन रहता है, उसको जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।